क्या भारत वाकई अक्साई चिन को चीन से वापस ले सकता है? अब सुनने में बात बहुत ही अजीब लगती है। दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज भारत और चीन, इसमें चीन जो है आज एक ग्लोबल आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बन चुका है, उसके बीच अक्साई चिन का रिक्लेम कैसे मुमकिन है? अब लेकिन ये जो मेरी रिसर्च थी ये मेरी शुरू हुई और जब मैंने सुना न्योमा एयरबेस के बारे में 2023 में भारत ने लद्दाख में स्थित न्योमा एयरबेस को बड़े पैमाने पर रीडेवलप करना शुरू किया, लगभग 218 करोड़ रुपए की लागत से। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? ये एयरबेस जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से महज 23 किलोमीटर दूर है। अब अगर हम मिलिट्री रणनीति के हिसाब से इस बात को समझें तो बॉर्डर के इतने करीब कभी भी महंगे जो फाइटर जेट्स हैं या फिर परमानेंट एयरबेस नहीं बनाए जाते हैं, कोई भी कंट्री नहीं बनाता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में बॉर्डर के बहुत ही पास जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दुश्मन का पहला निशाना बनेगा और एक आसान टारगेट। अगर आपका मकसद सिर्फ डिफेंस या बचाव करना है तो आप एयरबेस को हमेशा बॉर्डर से दूर एक सुरक्षित स्थान पे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कहानी वो बिल्कुल उल्टी है। बॉर्डर से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर इतना बड़ा एयर बेस बनाना केवल दो ही मकसद जो है वो साफ साफ दिखाता है। इसके दो ही मकसद हो सकते, एक रसद और लॉजिस्टिक को आक्रामक तैनाती करना, क्विक रीइंफोर्समेंट करना, और दूसरा ऑफेंसिव एक्शन यानी किसी भी रणनीति हमले पर तेज कार्रवाई करना। अब हाल ही में खुद एयरफोर्स चीफ ने न्योमा एयरबेस पे कार्गो प्लेन C-130J को उतारा, उसकी लैंड उन्होंने कराया। अब ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज था। जब एयरफोर्स चीफ खुद ऐसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतरते हैं तो ये सीधे तौर पर एक सिग्नल होता है। क्या भारत वाकई किसी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? कोई ऐसा चांस बन सकता है? अब संसद में हम रक्षा मंत्री के बयान को देखें और जो वरिष्ठ नेता है उनके बयानों को भी देखें तो वो भी इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ के देखें तो एक तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है, एक अलग ही तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं भारत की सरकार ये चाहता है कि वो POK कोई नहीं बल्कि अक्साई चिन को भी रिक्लेम करें, उसको वापस हासिल करें, और इसके लिए कहीं ना कहीं भविष्य को देखे एक रणनीति चल रही है। इस वीडियो में सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सब है क्या और भारत ऐसा क्यों कर रहा है और कैसे ये हो सकता है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए। पिछले 2 से 3 महीनों में मई, जून और जुलाई के बीच में भारत की कूटनीतिक गलियारों में क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ बैक टू बैक अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हुई हैं। मई में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, जून में फ्रांस, सुल्वानिया और सेशंस, और जुलाई में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड। अब इसी दौरान जापान की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी भारत आई थी। महज 2 महीनों में इतने देशों का दौरा करना कोई सामान्य बात नहीं है। इन सारी बैठकों में एक कॉमन ट्रेंड था और वो था एडवांस टेक्नोलॉजी, AI और सेमीकंडक्टर। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि नीदरलैंड ट्रिप में क्या हुआ। वहां पे फोकस था कि SAML यानी कि एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी की जो मशीनें हैं उन पे पूरा फोकस था, जो दुनिया की सबसे एडवांस मशीनें और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अनिवार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वाड में जब गए तो क्वाड देश यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, US, यहाँ फोकस जो था क्रिटिकल मिनरल्स पे था, AI मॉडल पे, और सप्लाई चेन को और ज्यादा सिक्योर करने पे था। अगर दुनिया के ये बड़े देश भारत के साथ इतनी तेजी के साथ डील कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि ये पर्पस कंबाइंड है। दुनिया इस वक्त जिस प्रोसेस से गुजर रही है उसे इकोनॉमिक्स में डीकपलिंग कहते हैं। अब डीकपलिंग का मतलब क्या है? अपनी अर्थव्यवस्था को चीन पर जो निर्भरता है उसे पूरी तरह से मुक्त कराना। अब पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में जैसे कि चेंजेस हुए हैं, जैसे अमेरिका ने पहले टैरिफ लगाया, उसके बाद चीन ने भी कुछ टैरिफ लगाया, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज़्यादा हो गई है। अब चाइना जो है वो कहीं भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है अपने तरीके से, और ये जो देश है आप इस ब्लैकमेलिंग से निकलना चाहते हैं तो इनको एक नई मार्केट चाहिए। अब होगा क्या? भारत क्या प्लानिंग कर रहा है? और भारत उसमें एक कॉम्पिटिटर तो है ही चीन का। भारत क्या प्लानिंग कर रहा है कि अगर नीदरलैंड से तकनीक मिल जाए और भारत अपने देश में चिप्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, अगर हमारे पास इंजीनियर्स और जो डिजाइनर्स है उनका बहुत बड़ा पूल तो है ही, तो उसका असर सीधे चीन की मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली पे पड़ेगा। लेकिन कोई भी जो ग्लोबल कंपनी है या जो देश है वो अपनी सप्लाई चेन को एक रात में भारत में शिफ्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन किसी भी बिजनेस या ग्लोबल सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के लिए 3 सबसे जो बड़े पिलर्स हैं वो होते हैं। तो वो क्या होते हैं? सबसे पहले लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, नेचुरल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स। जो देश ये 3 चीजें दे सकता है वही चीन का विकल्प बन सकता है, और भारत यहाँ सबसे प्रमुख रोल प्ले कर सकता है। भारत के पास ये तीनों चीजें हैं, और यही वजह है कि चीन की ब्लैकमेलिंग से निकलने के लिए ये देश भारत को एक विकल्प के रूप में तो देख रहे हैं। और यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ने इतनी सारे देशों की यात्रा की, उनका पूरा फोकस जो है वो चिप डिजाइनिंग पे है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है, बिना चिप डिजाइनिंग के आप AI नहीं बना सकते, और AI ही फ्यूचर है। यही वजह थी कि कल 15 अगस्त पे जो प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने AI को सबसे ऊपर रखा। ये बिल्कुल सच है कि AI की वजह से बहुत सारी जॉब्स जाने वाली हैं और इस पे असर पड़ेगा, कि स्पेशली हमारी IT इंडस्ट्री पे, जो अभी तक एक बहुत बड़ा बैकबोन रही है इंडियन इकोनॉमी का।
ऐसा कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज में रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई अगले 10 सालों में करीब 10 लाख करोड़ का बिजनेस पे असर पड़ जाएगा अगर भारत एआई की तरफ आगे नहीं बढ़ता है तो। इसलिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और एआई को अगर हम कंट्रोल कर पाए, वो भी इस फेज में जब एआई अपने फर्स्ट फेज में है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है वो है चिप डिजाइनिंग। तो इसीलिए पूरा जो फोकस है वो इन चीजों। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि अमेरिका चीन को पूरी दुनिया से डीकपल क्यों करवाना चाहता है। तो इसका जो एक सामान्य सा जवाब है जो आम लोग बताएंगे, वो बोलेंगे कि चाइना जो है वो अमेरिका को इकोनॉमिक्स में पीछे छोड़ रहा है। अमेरिका के मुकाबले में चीन की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो अमेरिका के लिए खतरनाक है। लेकिन ये सच नहीं है। जो चीन की पूरी इकोनॉमी है वो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। सारा का सारा जो चाइना की इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड है, और सारा इम्पोर्ट जो होता है ज़्यादातर अमेरिका को ही होता है। अगर अमेरिका कुछ इम्पोर्ट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो ही चीन की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे अभी कुछ महीने पहले हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम टैरिफ लगा देंगे, और टैरिफ की बात सुन के चीन की पूरी इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्लो डाउन आया था। और अगर हम पूरा इसको हिस्टोरिकली चेक करें तो ये भी है कि जो अमेरिका है वो चीन से कभी भी डरता नहीं है, क्योंकि चीन की जो ज़्यादातर कंपनीज है या उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से अमेरिकन ही है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी को ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी कि एक तरह का रिवर्स इंजीनियरिंग चीन कर रहा है। चीन के पास अपनी कोई रिसर्च नहीं है, ना ही अपना कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब उसने पूरा बनाया जो पूरी तरह से चाइनीज हो। नहीं, ये सब कुछ अमेरिकी टेक्नोलॉजी पे लाते हैं और फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कुछ महीनों पहले एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला केस हुआ था, जिसमें कहा गया था कि वो जो रोबोडॉग है वो तो चाइना का है, लेकिन वो चाइना का भी नहीं था, वो था अमेरिका का। अमेरिका ने लेट 90s में इस तरह के रोबोडॉग बना लिए थे वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च करके, कंपनीज ने। फिर वो वहाँ से आया चाइना, चाइना ने सेम कॉपी पेस्ट किया, रिवर्स इंजीनियरिंग की और इस तरह के रोबोडॉग बनाए। अब वही चीज आई भारत में, तो भारत में भी उसी तरह की कोशिश की जा रही थी। तो इसमें ये कहना कि गलगोटिया का ने ठीक है, जो उन्होंने बोला, जिस तरह से उन्होंने ब्रीफ किया प्रयास को, वो गलत था। लेकिन अगर चीन ये क्लेम करता है कि भाई टेक्नोलॉजी उसकी है, तो ऐसा नहीं, वो टेक्नोलॉजी चीन की भी नहीं थी, उनके लिए भी रिवर्स इंजीनियरिंग ही थी। अब इस सारी चीजें होने के बाद भी, क्योंकि चीन के पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग है, उसके बाद भी अमेरिका चीन से काफी ज्यादा आगे है, और वो है क्वालिटी में। जो यूएस के प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा आगे होंगे चाइना से। और चाइना का जो एक स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो चीप लेबर है, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट हैं जो सस्ते हैं। अब यही जो इसी चीज़ का सस्ते का जो फायदा है वो चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसका पूरा फायदा अमेरिका उठाता है। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि जो अमेरिका के हाथ में पूरा कंट्रोल है चाइनीज इकोनॉमी का, और वो उसे कंट्रोल कर सकता है। और अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है चाइनीज इकोनॉमी को। जैसे कि अगर वो कुछ सेंक्शंस लगाने की बात करें तो चीन की इकोनॉमी पे जो असर पड़ेगा, स्लो डाउन होगा, तो चीन की सरकार वैसे ही चुप बैठ जाएगी। जैसे ईरान के मामले में, वैसे चीन जो ईरान का समर्थन करता है, लेकिन जैसे ही अमेरिका से अगर उसे ये थ्रेट होगा कि भाई उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, तो खुल के कभी भी ईरान का समर्थन नहीं करेगा। किसी भी ऐसे देश का समर्थन चीन नहीं करेगा अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए। लेकिन ये सब इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है। अब एक नई चीज के बारे में आपको बताता हूँ। जुलाई 2021 में एक घटना घटित हुई जिसमें पेंटागन और यूएस इंटेलिजेंस की जिसने नींद उड़ा दी। अब चीन ने क्या किया, चीन ने एक रॉकेट लॉन्च किया। सामान्यतः क्या होता है, रॉकेट वो एक पेलोड लेके जाते हैं, एक सैटेलाइट लेके जाते हैं, जो स्पेस में वो उसे छोड़कर वो वापस गिर जाता है। ये जो रॉकेट होते हैं रीयूजेबल नहीं होते, ये वहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो चीन का जो रॉकेट था, ये स्पेस में तो गया लेकिन वापस ही नहीं आया। अब ऐसा भी नहीं हुआ कि वो वापस रीलैंड हो गया, जैसे कि एक्स स्पेस कोशिश कर रहा है, और ऐसा भी नहीं हुआ कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो वापस ही नहीं आया। अब ये जो अमेरिका की पूरी खुफिया एजेंसीज थी वो बिल्कुल हैरान रह गई, ये देखे कि आखिर ये सब हुआ क्या क्या है। तो बाद में पता चला कि ये कोई कमर्शियल मिशन नहीं था, तो ये था एक FOB यानी कि फ्रैक्शन ऑर्बिट बॉम्बेटिंग सिस्टम। अब ये इसका टेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये होता क्या है, तो एक आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ कि चीन ने एक ऐसा परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल बनाया है, जो कि पृथ्वी की बिल्कुल निचली सतह पे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। और ये जो हथियार है ये स्पेस में तैरता रहेगा, जैसे कि सैटेलाइट तैरते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी मिनटों में कोई भी हमला कर सकता है, तबाही मचा सकता है। इसकी स्पीड मार्क 5 यानी कि आवाज की गति से 5 गुना तेज है, और इसके आगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल है। दुनिया के जो सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका का हो या रूस का हो या भारत के हो, ये तभी काम करते हैं जब उन्हें मिसाइल की पूरी ट्रांजेक्टरी मिलती है, जैसे कि लॉन्च पॉइंट, स्पीड, दिशा। जब ये सारी चीजें पता हो तभी या जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो काम करते हैं। लेकिन अगर स्पेस की निचली कक्षा में तैरता हो कोई हाइपरसोनिक ग्लाइडर हो जहां से हमला किया जा रहा हो, तो ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से इररिलेवेंट साबित हो जाते हैं। इनको कुछ भी इसमें ऐसे डेटा नहीं मिलेगा कि हमला कहाँ से किया जा रहा है या किसी तरह की कोई मिसाइल या कोई ऑब्जेक्ट वो कहाँ से आ रहा है। अब जब यूएस के इंटेलिजेंस को पता चला, ये सारी गहराई से इन्होंने समझा इस सारी इंफॉर्मेशन को, तो एक बहुत ही भयानक सच उनके सामने आया
कि चीन ने इस जटिल जो ऑर्बिट सिस्टम ये जो बनाया था पूरा का पूरा, इसका सिमुलेशन, इसको चलाने के लिए वो इनवीडिया के जो सुपर कंप्यूटर चिप्स है उसका इस्तेमाल वो चीनी कर रहे थे। यानी कि अमेरिका की अपनी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल चीन अमेरिका के खिलाफ अंतरिक्ष से हमला करने यानी आग बरसाने वाले हथियार बनाने के लिए। अब इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन पे सख्त चिप सैंक्शंस लगा दिए, यानी पूरे प्रतिबंध लगा दिए कि कोई भी दुनिया में और भी जो देश हैं वो किसी भी तरह से चीन तक ये जो चिप्स पहुंची है, ये सेमीकंडक्टर पहुंचे, ये बिल्कुल भी चीन तक पहुंचने नहीं चाहिए। अब देखिए, एक तरफ चीन की जो इकोनॉमी की है वो डिपेंड है अमेरिका पे, लेकिन फिर भी चीन अपनी मिलिट्री जो ताकत है उसे बढ़ा रहा है, इस तरह के हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के हो, और अमेरिका के पास भी उसके कुछ आंसर ना हो, उसका कोई तोड़ ना हो। चीन के जितने भी हथियार हैं, जो चीन की डिफेंस इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंड है, रशिया के रेप्लिका इन लोगों ने करा हुआ है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि रशिया जो है वो चीन को कभी भी अपना हथियार बेचना नहीं चाहता। अब ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है कि पहले चीनी क्या करते थे कि रशिया के जो है डिफेंस सिस्टम और जो भी उनके एयरक्राफ्ट है मंगा लेते थे टेस्टिंग के नाम पे कि हम इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन टेस्ट करते करते उनका रेप्लिका बना लेते थे, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी लोग चुरा लेते थे और बाद में वो डील भी नहीं होती थी, डील को कैंसिल कर देते थे। अब धीरे धीरे ये बात रशियंस को समझ में आई कि भाई उनका जो S-200 था तो उसका रेप्लिका चीन ने बना लिया, जिसका नाम उन्होंने HQ-200 रख दिया। और वही चीज़ है, उसी तरह के डिफेंस सिस्टम जो रेप्लिका है, जो कि एक्चुअली जो पूरी रिसर्च में जो पूरा एफर्ट लगा वो तो रशियंस का लगा, और चीनियों ने उसको रेप्लिका बना लिया, कॉपी कर लिया और वही टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को HQ-9 जो दिए ना वो भी वही है, 200 वाले रेंज वाले ही हैं। तो जब रशियंस को ये चीज़ क्लियर होगी तो उन्होंने चीन के साथ डीलिंग करनी बंद कर दी और अपने हथियार उन्हें बेचना बंद कर दिया। अब पूरे जो डिफेंस इंडस्ट्री देखेंगे चीन की, उसमें सारे जो हथियार आपको मिलेंगे वो रेप्लिका ही होंगे, किसी न किसी रशियन या अमेरिकन जो हथियार है उसका। अब 2022 और 24 के बीच में वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस है उनको एक और बात समझ में आई कि चीन का जो पॉलिटिकल मॉडल है, वन पार्टी सिस्टम है, वो बाहर से बहुत ज़्यादा मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से वो उतना ही नाजुक है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, 2 एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे चीन ने एक जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी। अब कोविड के दौरान जो शी जिनपिंग है उन्होंने कड़े आदेश दिए कि भाई जो भी लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। अधिकारियों को इसके लिए पूरा जिम्मेदार बना दिया गया कि कोई भी बाहर निकल नहीं पाए, अगर कोई निकलेगा तो फिर अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अधिकारियों ने पूरे जो जो बिल्डिंग्स थी, जो भी रेजिडेंशियल एरिया था, उनको पूरा लॉक कर दिया, उसमें बैरिकेड्स लगा दिए, पूरा बंद कर दिया। अब इमारतों में बैरिकेड हो गए। अब कोई अगर प्रॉब्लम किसी को हो रही है, जैसे कि उस इमारत में आग लग रही है या फिर वहां पे कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लाना है, तो वो भी नहीं हो पाया। आग लगने पे भी लोगों को बचाया नहीं जा सका क्योंकि बैरिकेड से वो निकल नहीं पाए और जो सरकारी मशीनरी थी उसकी जो लोग थे वो भी वहां पहुंच नहीं पाए। इसी तरह से कोई बीमार है, कोई और या फिर प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं वो भी अस्पताल तक नहीं ला पाई, उसकी वजह से भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई और अधिकारी कुछ भी इसमें लोगों की मदद नहीं कर पाए क्योंकि नियम इतने सख्त है। अगर वो कुछ भी नियम तोड़ते, बैरिकेड हटाते या ऐसा कुछ बाद में होता कि कोविड फिर से फैल जाता, तो उन अधिकारियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा कड़े जो थे वो सख्त कानून के तहत उनके साथ जो है व्यवहार किया जाता, तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि चीन में वन पार्टी सिस्टम है, फांसी पे भी दे देंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक ये चीज़ थी जिसने बहुत ज़्यादा गुस्सा बना के रख दिया आम लोगों के अंदर। दूसरा जो चीज़ है वो समझने वाली बात है, दूसरा एग्जाम्पल की ऑटोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप होती है, इसमें जब तक एक तरक्की हो रही होती है, लगातार आम लोगों को तरक्की हो रही है, उन्हें पैसा मिल रहा होता है, उनको आर्थिक विकास हो रहा होता है, तो सब कुछ ठीक रहता है, चीज़ें बिल्कुल अच्छी दिखती हैं। लेकिन जैसे इकोनॉमी गिरती है, जैसे कि चीन में अभी हुआ था कुछ समय पहले, जब थोड़े टाइम के लिए अमेरिका कुछ सैंक्शन लगा देगा, कुछ टैरिफ लगा देगा, उसकी वजह से गिरी थी, तो वहाँ पे जो चीन की रियल एस्टेट जो पूरी इकोनॉमी थी उसमें बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया था और यही डर था। लेकिन फिर बाद में वो चीज़ें थोड़ी कंट्रोल हो गई। अब ये एक प्रॉब्लम है वन पार्टी सिस्टम की। जैसे हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, 5 साल में आप वोट देते हो, जिस भी पार्टी को नहीं देना होता दूसरे को दे देते हो, वो गुस्सा निकल जाता है कि हमने वोट नहीं दिया, सरकार हट गई, CM हट गया, PM हट गए। लेकिन जो वन पार्टी सिस्टम वाले जो देश होते हैं, वो प्रॉब्लम यही होती है कि जब तक ठीक चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी गिरती है तो ये वन पार्टी सिस्टम पे लोगों का गुस्सा फूट जाता है और फिर एक सिविल वॉर की कंडीशन भी बन सकती है, देश पूरा उस तरफ चला जाता है। अब इसमें अगर हम हिस्ट्री में पूरा देखें तो ऐसा ही कुछ चीज़ें अमेरिका ने पहले भी की है। 1947 के बाद जिस तरह से अमेरिका ने सोवियत संघ को आर्थिक रूप से आइसोलेट करने के लिए, अलग थलग करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का एक यूज किया था, उसका एक नेटवर्क बनाया था, उसी तरह से 2024 में भी जो ट्रम्प प्रशासन है उसने एक टीम बनाई है जिसमें मार्को रूबियो है, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए 2 प्रमुख जो उनके इनिशिएटिव है उस पर वो काम कर रहा है, 2 ग्रुप पे काम कर रहा है। एक तो फोर्स है, FORGE, और दूसरा है पैक्स सिलिका। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि AI है, हार्डवेयर है और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो जो पूरी जो उसकी सप्लाई चेन है वो इस समय चीन के हाथ में है, लेकिन चीन उससे पूरी तरह से आइसोलेट हो जाए।
चीन के हाथ में वो नहीं रहे, ताकि चीन जो है वो ब्लैकमेलिंग जो चीन की चल रही है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खत्म हो, और अमेरिका ये नहीं चाहता। इसलिए अमेरिका इस तरह के प्लान पे काम कर रहा है। अब इंडिया उसमें एक एक काउंटर पार्ट हो सकता है, एक जवाब हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से भरोसा, जैसे कि अभी एक अमेरिकन सीनेटर ने बोला था कि हमने जो गलती चाइना के साथ की है वो भारत के साथ नहीं करेंगे, तो ये भारत को भी पूरी तरह से खुली छूट देंगे। भारत को आगे नहीं बढ़ाएगा चीन, भारत को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें इंडिपेंडेंट होना है एआई में, हार्डवेयर में और क्रिटिकल मिनरल्स में, इन सारी चीज़ों में हमें आत्मनिर्भर बनना है, और उसी लिए पूरी प्लानिंग के साथ सरकार जो है काम कर रही है। अब भारत जो है वो न्यूमा जैसे एयरबेस बनाकर एलएसी पर अपनी ऑफेंसिव और स्ट्रेटेजिकल जो कैपेबिलिटी है उसको मजबूत कर रहा है। अब और ये जो पूरा गेम है इसमें अमेरिका और वेस्टर्न जो पूरी कंट्रीज है उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है भारत के अलावा, और यही वजह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है इसमें यूएस, यूरोप और क्वाड है, वो भारत को सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन का एक नया ग्लोबल हब बनाने में पूरी तरह से वो ताकत तो लगा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं चाह रहे हैं कि चीन के मुकाबले में भारत खड़ा हो जाए, या फिर वो चीन की तरह कल को इस तरह के ताकत हासिल कर लेगी अमेरिका को ये कोई चुनौती दे पाए। लेकिन इस सारे गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि चीन जो चौतरफा तौर पे घिरा हुआ है, एक तो उस पर इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ रहा है, फिर चिप भी बैन हुई है, और जो इंटरनल अनरेस्ट है चीन के अंदर वो भी बढ़ता जा रहा है, आम लोगों में ही बढ़ रहा है। और यही रीजन था कि पिछले साल चीन की रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री थी वो गिर गई थी, उसमें काफी गिरावट आई थी, सिर्फ ये पता लगने पर कि भाई अमेरिका किसी तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, और पूरे जो इम्पोर्ट था उस पर भी असर पड़ा था। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शी जिनपिंग ने अपने आप को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर लिया, जिसकी वजह से भी चीन के अंदर काफी नाराजगी खुद उनकी पार्टी के अंदर। बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं कि उनका तख्ता पलट हो जाएगा, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कई उनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल्स थे उनको उन्होंने हटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें खबरें चीन से बहुत ज़्यादा आती है, जो बिल्कुल साफ दिखाती है कि एक इंटरनल अनरेस्ट चीन के अंदर चल रहा है, और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि जहां वो इन्वेस्टमेंट करे वहां पे ऐसी कंडीशन बने, तो भारत उनके लिए एक अच्छा एक ऑप्शन है। और यही चीज़ है कि चीन फिर कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि भारत में भी कुछ इसी तरह का इंटरनल अरेस्ट बने, जैसे सीजेपी हो गया, ये दूसरे जो ये चीज़ आ रहे हैं, बेवजह के आंदोलन आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को स्लो करते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी इसमें कहा जा रहा था कि ये जो एनजीओज हैं जिस तरह के आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से भारत की जीडीपी 1 या 2% जो है वो उसका नुकसान होता है भारत की जीडीपी में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर आता है अगर हम उसको कैलकुलेट करें इकोनॉमिकल में या पैसों में। और इसलिए ये जो पूरा गेम है ये पूरे एक सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अक्साई चीन का वापस लेना कोई एक दिन का सैन्य हमला करना नहीं है कि हमने एक मिलिट्री एक्शन लिया, आर्मी गई और उन्होंने अक्साई चीन ले लिया। ये एक बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, ये एक बिल्कुल चेस के गेम की तरह है। अब ये जो पूरा गेम है इसकी जो चालें हैं वो लद्दाख के बॉर्डर से लेके वाशिंगटन और टोक्यो की कमरों तक जा रही है। अब आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।